Yes, class 11 students, we are now taking on problem session 1 on our chapter atomic structure which we have just completed. तो इस लेक्चर में, इस प्रॉब्लम सेशन में हम प्रीवियस ईयर में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी गई है उनको देखेंगे, उनके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज calculate the energy in joules. Calculate the energy in joules corresponding. Calculate the energy in joules corresponding to light of wavelength. Corresponding to light of wavelength 45 nanometers. Given that Planck's constant h, given that Planck's constant h is 6.63 into 10 to the power minus 34 joules second. Speed of light c, speed of light c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the energy in joules corresponding to light of wavelength this. Planck's constant h is this. Speed of light is this. Options given to you are 4.42 into 10 to the power minus 15, 4.42 into 10 to the power minus 18, 6.67 into 10 to the power 15, C 6.67 into 10 to the power 11. राइट, आपको एक ऐसी वेव की एनर्जी, वेव से एसोसिएटेड एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिसका वेवलेंथ आपको दे रखा है कितना, 45 नैनोमीटर्स। तो आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है कि वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ लाइट में क्या रिलेशनशिप है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। डायमेंशंस का ख्याल रखते हुए आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो आप अप्रॉक्सीमेशन भी इस क्वेश्चन में ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करनी है, खुद से कैलकुलेट करना है, फिर सोल्यूशन को देखना है। देखो बेटा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में रहेगी। सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं हम आगे, राइट। So the formula is, the formula is E is equal to SC by lambda. This is the formula. E is equal to SC by lambda. H हमने क्या लेना है, 6.63 into 10 to the power minus 34. And what we have to take, C is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Meter per second. तो बेटा जो वेवलेंथ है वो भी हमें किस में रखनी पड़ेगी, मीटर्स में रखनी पड़ेगी। That would be 45 into 10 to the power minus 9 nano. This is the energy used. Just try and solve. नंबर्स एक तरफ ले लो, पावर एक तरफ ले लो। पावर विल बी माइनस 34 प्लस 8 प्लस 9, 9 and 8 17, 17 minus 34, this is 10 to the power minus 17 something, and 45 and this is 1 and 5. So 6.63 by 15 into 10 to the power minus 50. तो 6.6 बाय 15 ये कितना जा सकता है हमारे पास, इसको ले लेते हैं 663 बाय 15 इंटू 10 to the power minus 18। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कितना जाएगा, ऑलमोस्ट जिस वुड में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 663 15, तो 15 4 जा 60 है ना, तो दिस वुड बी 6 अगेन 4 जा 6.3 decimal 0 2. This would be 4.2 into 10 to the power minus 18। ठीक है, यहाँ ये पावर्स देखें हम, हाँ तो ये 4.4 माइनस 19 होगा, माइनस 19। और जब हम इसे 4.42 into 10 to the power minus 18 इस तरह से यूज, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है। वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन, बट स्टिल हैज बीन आस्क्ड in the
नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा एनर्जी रिलेटेड ही है और इसी कंसेप्ट पे है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज yes, the energies E1 and E2 of two radiations, the energies E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelengths, that is lambda 1 and lambda 2 will, the relation between their wavelengths, that is lambda 1 and lambda 2 will be A, lambda 1 is equal to lambda 2, B, lambda 1 is equal to 2 times lambda 2, C, lambda 1 is equal to 4 times lambda 2, D, lambda 1 is equal to 1 by 2 lambda 2, right? तो वीडियो पॉज करें, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, फिर सॉल्यूशंस को आप देखिएगा। देखो, एक क्वेश्चन से अच्छी फाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को अच्छी फाइट नहीं देंगे तब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। आंसर चाहे आए ना आए, आंसर तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ ही जाएंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे आंसर्स को, लेकिन आपकी तरफ से एक गुड फाइट बनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अच्छी फाइट नहीं देंगे तब तक आप सही आंसर नहीं निकाल पाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। आप देखो बेटा, E1 is 25 and E2 given to you is 50. So basically E2 is equal to twice of E1, right? What is E2? E2 is Sc by lambda 2. What is E2? E2 is Sc by lambda 2. And what is E1? E1 is Sc by lambda 1. What is E2? E2 is Sc by lambda 2. What is E1? E1 is Sc by lambda 1. So basically lambda 1 is equal to twice of lambda 2. Lambda 1 is equal to twice of lambda 2. So your correct answer is B. Right? देखो कितने इजी, सिर्फ कंसेप्ट्स को हिट करते हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि द कंपटीशन इज ऑल अबाउट द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स की तरफ क्लैरिटी बहुत अच्छी है तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। राइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, जस्ट सी। What does next question says? Next question says a 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second. A 0.66 kg ball is moving with the speed of 100 meter per second. The associated wavelength will be 6.6 into 10⁻34 joules. A 6.6 into 10⁻32 meters. B 6.6 into 10⁻34 meters. C 1 into 10⁻35 meters. D 1 into 10⁻32 meters. राइट, आपको बताना है कि एक बॉल मूव कर रही है विद अ मास 0.66 kg with a speed of
मीटर पर सेकेंड, व्हाट वुड बी द एसोसिएटेड वेवलेंथ। आपको बोला था कि लाइट को छोड़ के किसी भी पार्टिकल का अगर आपको वेवलेंथ निकालना है तो किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ निकालने के लिए आपका जो एक्सप्रेशन यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा, डी ब्रॉगलीज रिलेशन यूज़ होगा। तो डी ब्रॉगलीज रिलेशन यूज़ करते हुए आपने इस बॉल की वेवलेंथ बतानी है। तो डी ब्रॉगली रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। यूनिट्स को बहुत अच्छे से रखेंगे ताकि सही आंसर आप निकाल पाएँ। खुद से ट्राई करें बेटे पहले, और वीडियो को पॉज कर लें, खुद का आंसर निकाल लें, फिर जो मैं सोल्यूशन दे रही हूँ उसके साथ टैली करें। हाँ जी बेटा, देखते हैं। मैंने बोला डी ब्रॉगली रिलेशन होगा। व्हाट इज डी ब्रॉगली रिलेशन? डी ब्रॉगली रिलेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। सो लैम्डा इज इक्वल टू h is 6.6 into 10 to the minus 34। मास केजीज में रखना है, 0.66 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड मीटर पर सेकंड में, लैम्डा मीटर्स में आएगा। दिस विल बी 6.6 into 10 to the minus 34 by 66। तो दिस इज 0.1। लैम्डा इज इक्वल टू 0.1 into 10 to the minus 34 meters। दिस इज इक्वल टू 1 into 10 to the minus 35 meters। सो जो आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, your answer to this question is C। 1 into 10 to the power minus 35 meters is your answer, right? Yes. Moving on to some problems on Bohr's model. Let us have a next question. Next question says, according to Bohr's theory, which of the following transitions in the hydrogen atom will give rise to least energetic photon? Least energetic photon. A, n is equal to 6 to n is equal to 1. B, n is equal to 5 to n is equal to 4. N is equal to 6 to n is equal to 5. N is equal to 5 to n is equal to. According to the Bohr's theory, which of the following transitions in the H atom will give rise to least energetic photon? Least energy का फोटोन इनमें से किन ट्रांजिशन में निकलेगा अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी? बड़ा ही कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपने ट्राई करना है इसको अटेम्प्ट करने का। जस्ट गिव इट ट्राई, देन वी विल डिस्कस। हाँ जी, देखो बेटा, आपने ये पढ़ा हुआ है बोहर्स मॉडल में जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी स्पेसिंग कम हो जाती है। एनर्जी स्पेसिंग कम होने का मतलब है, अगर ये फर्स्ट शेल की एनर्जी है, ये सेकंड शेल की एनर्जी है, तो थर्ड शेल की एनर्जी, सेकंड और थर्ड में एनर्जी डिफरेंस कम होगा। थर्ड और फोर्थ में एनर्जी डिफरेंस होगा, कम होगा। फोर्थ और फिफ्थ में एनर्जी डिफरेंस होगा, और सिक्स्थ में एनर्जी डिफरेंस कम होगा। तो लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन यहाँ से यहाँ बने, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस सबसे कम है 6 to 5, तो योर आंसर शुड बी सी। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी स्पेसिंग बिटवीन द शेल्स कम हो जाती है। एनर्जी स्पेसिंग कम होने का मतलब क्या है? एनर्जी स्पेसिंग कम होने का मतलब है कि फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में जितना एनर्जी डिफरेंस था, सेकंड और थर्ड शेल में कंपैरेटिवली एनर्जी डिफरेंस कम होगा। थर्ड और फोर्थ शेल में और भी कम होगा। तो एनर्जी स्पेसिंग जो है वो कम होती जाती है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। हाँ जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स।
फॉर्मूला रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितना भी फॉर्मूलाज हैं वो सब अच्छे से याद होंगे, तभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा होगा द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड from a metal when it is irradiated with radiation of frequency, when it is irradiated with radiation of frequency 2 into 10 to the power 14 second inverse is 6.63 into 10 to the power minus 20 joule. The threshold frequency of metal is A 2 into 10 to the power 14 second inverse, B 3 into 10 to the power 14 second inverse, C 2 into 10 to the power minus 14 second inverse, D 1 into 10 to the power minus 14 second inverse, and E 1 into 10 to the power 14 second inverse. Just patiently read the question. जो दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करें और जो पूछा हुआ है वो भी समझें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। राइट, डायमेंशंस का ज़रूर ख्याल रखना, डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली ही आप सारी चीज़ें डिस्कस करोगे। तो क्वेश्चन दोबारा रीड कर देते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल व्हेन इट इज़ इरेडिएटेड विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। हाँ जी, तो बेटा इसका अगर हम सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन कैसे बता सकते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से पूछा गया है और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है h nu is equal to h nu naught plus kinetic energy। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट radiation of frequency. This is given to you, right? Nu is given to you. Threshold frequency of metal has been asked. So nu naught is asked. And maximum kinetic energy is also given and h is constant. तो आपको threshold frequency निकालनी है basically. तो what is h? What we could do? H is 6.6 into 10 to the power minus 34, right? 6.63 here. And mu, incident frequency is Planck's constant is yes 6.634 into 10 to the power minus 34. Irradiated frequency is 2 into 10 to the power 40. फिर से h आ गया, Planck's constant वैल्यू रखेंगे 6.634 into 10 to the power minus 34. न्यू नॉट हमसे पूछा हुआ तो न्यू नॉट को ऐसे ही रखना है प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई अब आपको 6.634 into 10 to the power minus 20। तो 6.634 में फैक्टर तो उड़ रहा है तो ये हो गया 2 into 10 to the power minus 34 plus 40 minus 20 is equal to ये रह गया यहाँ पर 10 to the power minus 34 mu naught प्लस ये रह गया यहाँ पे 10 to the power minus 20। दिस इज द इक्वेशन लेफ्ट टू अस। इसको उधर ले जाते हैं 2 into 10 to the power minus 20 minus 1 into 10 to the power minus 20 is equal to 10 to the power minus 34 mu naught। तो 10 to the power minus 20 कॉमन 2 minus 1 1 1 into 10 to the power minus 20 is equal to 10 to the power minus 34 mu naught। So what is mu naught here? Mu naught here is 1 into 10 to the power minus 20 by 10 to the power minus 34। 10 to the power minus 34 ऊपर आके plus 34 minus 20 plus 34 plus 40 and the dimension is second inverse mu naught। So what would be your answer? Your answer for the above question would be E। कुछ भी नहीं किया है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। उस इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज
परफॉर्म किया है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। तो बेसिकली दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसी तरह से एक और बेसिक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करते हैं, वो भी एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से ही रिलेटेड है। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज the energy absorbed by each molecule A2 of a substance, each molecule A2 of a substance is 4.4 into 10 to the power minus 19 joule. The energy absorbed by each molecule A2 of a substance is 4.4 into 10 to the power minus 19 joules, and bond energy per molecule is 4 into 10 to the power minus 19, and bond energy per molecule is 4 into 10 to the power minus 19 joule. The kinetic energy of the molecule per atom will be options given to you are 2 into 10 to the power minus 20 joules, B 2.2 into 10 to the power minus 19 joules, C 2 into 10 to the power minus 19 joules, D 4 into 10 to the power minus 20 joules. ऑप्शंस क्लोज हैं, तो कैलकुलेशंस में अप्रॉक्सीमेशंस यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर आंसर निकालेंगे। द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल A2 ऑफ अ सब्सटेंस इज दिस। एक मॉलिक्यूल है A2 मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और उस A2 मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज 4 into 10 to the power minus 19 joule. So what should be the kinetic energy of the molecule per atom? मतलब A2 टूट के 2A बनाएगा, मतलब 1A2 molecule will break up to form 2A atoms. आपसे जो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है वो एक A एटम की काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है कि एक A एटम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं, वेरी इजी। देखो बेटा, सीन क्या हो रहा है, ये A2 मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? 4.4 into 10 to the power minus 19 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, दिस इज A बॉन्ड A। अब इस एनर्जी में से इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, खर्च हो रही है जो एनर्जी, दैट इज ओनली 4 into 10 to the power minus 20। तो द रिमेनिंग एनर्जी लेफ्ट टू 2A के पास कितनी एनर्जी मिली? 0.4 into 10 to the power minus 20, राइट? कितनी रहेगी? 4 into 10 to the power minus 20। दो एटम्स को 4 2A एटम्स, है ना, 2A एटम्स के लिए इतनी एनर्जी, तो 1A एटम, एक एटम में कितनी मिलेगी? 2 into 10 to the power minus 20 joules। वेरी सिंपल। So the answer to the question is A. Got it? Very basic question. Moving on to next question from Bohr's model only. देखो बेटा, ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा डीपली कैलकुलेटेड प्रॉब्लम जो हैं वो जेईई मेन और नीट में नहीं पूछी गई हैं। जो टारगेट किया हुआ है वो या तो क्वांटम नंबर्स को टारगेट किया हुआ है या बेसिकली जो है जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उनको टारगेट किया हुआ। तो बेसिकली जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस बनते हैं वो रादर बहुत ही इजी बनते हैं। बस ये है कि आपने क्वेश्चन को जो अंडरस्टैंड करना है वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, है ना, यूनिट डायमेंशंस की नॉलेज, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए।
अगर ये सब आपका बहुत अच्छा है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कहीं भी आपसे नहीं फंसेगा, आप बहुत इजीली एटॉमिक स्ट्रक्चर के सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए अब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से क्वेश्चन ले लेते हैं, ट्रांजिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। Moving on to the next problem, the frequency of radiation emitted, when the electron falls from n is equal to 4 to n is equal to 1 in a H atom will, given that ionization energy of H is equal to 2.18 into 10 to the power minus 18 joule per atom and H is equal to 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second. Right? Option A, 3.08 into 10 to the power 15 second inverse. Option B, 2 into 10 to the power 15 second inverse. Option C, 1.54 into 10 to the power 15 second inverse. And option D, 1.03 into 10 to the power 15 second inverse. Right? Again, previously asked question. बहुत अच्छे से आपने ट्राई करना है, रीड करना है प्रॉपर्ली। क्वेश्चन में गिवन क्या है ये आपको पता लगना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है ये भी पता लगना चाहिए, और फॉर्मूला अगर आपको याद है उस चीज़ से तो बस देन यू कैन वेरी इजीली क्रैक द क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, कब? जब एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में फॉल कर रहा है हाइड्रोजन एटम में, तब जो एनर्जी निकल रही है उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको। पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही सोल्यूशन देखेंगे। हाँ जी, सोल्यूशन में दे रही हूँ इसका, देखें आपका इलेक्ट्रॉन इस 4th सेल में है, राइट, और आप कह रहे हो हमारा इलेक्ट्रॉन इस 4th सेल से जंप करके कहाँ आ गया? फर्स्ट सेल। ये 4th सेल से फर्स्ट सेल में आ गया। आपको पता है चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट वुड बी E1 माइनस E4, दिस वुड बी द चेंज इन एनर्जी। E1 की एनर्जी कितनी होगी? ये माइनस में आ जाएगा फैक्टर, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू z²/n²। Z1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम में तो ये अंदर आ जाएगा, ये माइनस भी हमने उल्टा करके साइन खा लिया, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। दिस वुड बी द एनर्जी एंड दिस एनर्जी कैन बी इक्वेटेड टू h न्यू, है ना? ये न्यू हमसे पूछा, h फिर से कांस्टेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। दिस h न्यू इज इक्वल टू 2.18 into 10 to the power minus 18, 4 का स्क्वायर 16, 16 minus 1/16, right, 15/16। तो बेसिकली mu is equal to 2.18 into 10 to the power minus 18 by 6.634 into 10 to the power minus 34 into 15/16, राइट। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना, तो हम थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन से हमारा आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन सभी बहुत क्लोज हैं, सिर्फ पार सेम है, सिर्फ आगे वाले ऑप्शंस में फर्क है, तो इसको एग्जैक्टली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो वी विल राइट 2.18 by 6.634 into 15/16 into 10 to the power minus 18 plus 34। इस नंबर को आप पूरा परफेक्टली सॉल्व करेंगे, पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या बन रहा है। हाँ बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आता है into 10 to the power 16 और ये हमारे पास आ जाएगा 30.8
इट वुड बी 3.08 into, सॉरी ये 16 है और ये हमारे पास आ जाएगा 0.308, तो ये निकल के आएगा बेटे हमारे पास 3.08 into 10⁻15 second inverse. So the answer to this question is बेटा A, right? तो अभी हम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, थोड़ा जेईई मेन एडवांस में पर्टिकुलरली किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें ऑफर करती है। तो 2 न्यूमेरिकल सेशंस हम और लेंगे इसके प्रॉब्लम सेशन 1 बड़ा ही बेसिक था। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो नीट के बेसिस पर किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन आवर प्रॉब्लम सेशन 1. So for the JEE main advanced you need to view the problem session number 2.